नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो भारत की राज्य व्यवस्था यानी हमारे जो भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इसके अंदर हम पहले जो कि 3 क्लास कर चुके हैं और आज ही हमारी 4थी क्लास रहेगी। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो आज के सेशन में इससे यानी पहली बार आए हैं, नए स्टूडेंट आए हैं, तो इससे पहले हम कह सकते हैं जो समानता का अधिकार हम पढ़ रहे थे, जो कि आपके 14 से लेकर के 18 तक इसमें उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें 14 जो है विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और जिसमें आपके विधि के समक्ष क्षमता है और दूसरी बात हम बात कर सकते हैं विधि का समान संरक्षण। ये दोनों है जो कि अलग अलग देशों से हम कह सकते हैं प्रभावित है, यानी अलग अलग देशों के संविधान से लिया है। जैसे कि हम बात करें विधि के समक्ष समता, ये जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिए गए। कहाँ से लिए गए? और विधि के समान संरक्षण की अगर बात करें तो ये आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया है। अब इन दोनों के अंदर किस प्रकार से डिफरेंट है तो ये हम बात करते हैं। जैसे कि विधि के समक्ष समता है तो ये कानून के समय सभी समान, इसमें कानून के समय सभी को समान रखा जाता है। यानी जो हम लोगों ने बात की थी कि जो कानून होता है उसके आंखों पे काली पट्टी होती है, वह सभी को, चाहे वह ना तो किसी का जाति देखता है, ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी का रंग देखता है, ना किसी को अमीर गरीब देखता है। तो उस हिसाब से है जो कि वो संविधान के अकॉर्डिंग उसमें क्या करता है, वह न्याय करता है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता की बात करें तो कानून के समय सभी को समान रखा जाता है और कानून जो है वो सभी के लिए एक जैसा होता है। कानून सभी के लिए एक जैसे होता है, विधि के ऊपर कोई नहीं होगा, विधि से ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगर कोई ज्यादा किसी के पास में आर्थिक स्थिति से है, जो कि सुदृढ़ है, तो क्या किया जाता है, जो अन्य जो सुदृढ़ नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो उनको किसी न किसी प्रकार से विधि से हम कह सकते हैं सहायता दी जाती है, ताकि वो जो ऊपर है उनके बराबर आ सके। इसलिए विधि से ऊपर किसी को नहीं रखा जाता है। और इसकी अवधारणा की बात करें तो नकारात्मक अवधारणा, और ये अवधारणा जो है जैसे बात करें तो विधि के समक्ष समता की अवधारणा है, जो ये ली गई है आपके जो ब्रिटिश विद्वान था जिसका नाम था एवी डाइसी, उनके द्वारा ये अवधारणा दी गई है। ठीक है, दूसरी बात करें हम विधि के समान संरक्षण, तो वैसे हम लोगों ने ये पिछले सेशन में बात की थी, आप उस सेशन को अच्छे से देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि विधि का समान जो संरक्षण है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, USA के संविधान से लिया गया। इसमें समान व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों और समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, लेकिन किसी प्रकार से अगर बात करें तो तार्किक जो भेदभाव है उनके आधार पर संरक्षण, जैसे कि महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया जाता है। जैसे आरक्षण की बात करें तो वर्तमान संविधान के अंदर महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके उपलक्ष्य में आगे हम आर्टिकल के अंदर अच्छे से डेफिनेशन के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और विशेष रूप से बच्चों के लिए भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार की अवधारणा दोस्तों, ये सकारात्मक अवधारणा। यानी अगर पूछी जाए कि विधि के समक्ष समता, ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो कि किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश से एक विद्वान था एवी डाइसी, उसके द्वारा दी गई थी। और विधि का समान संरक्षण ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा था। उसके बाद में बात कर सकते हैं आर्टिकल 15 की बात करते हैं। सॉरी, आर्टिकल 15 ये बात करता है कि किसी भी नागरिक के लिए, जो देश का नागरिक है, जैसे भारत की हम बात करें, भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं, तो किसी भी नागरिक के साथ में एक तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। वैसे बात करते हैं हम, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो 3 नंबर का जो पार्ट है वो देख करके आए होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 15 का सेकंड क्लॉज तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। ठीक है,
तो फर्स्ट और सेकंड के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं थोड़ा, कि जो आर्टिकल 15, पहले बात मूल जो अधिकार की बात करें जिसमें समता के, है ना, समानता के जो अधिकार है उसमें हम बात करें, तो आर्टिकल 15 की मेन परिभाषा जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि किसी नागरिक के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी प्रतिषेध है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है, जैसे धर्म है, मूलवंश है, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, इस प्रकार से सीक्वेंस से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको इस शब्दों को आगे पीछे करके आपको डाउट किया जाएगा वहां पे, है ना। फिर बात करें इसमें फर्स्ट क्लोज क्या कहता है कि राज्य जो है, राज्य की जो हम बात कर सकते हैं, आर्टिकल जो 12 बात करता है राज्य का, मतलब हम लोगों ने आपको बताया था कि राज्य किसे कहते हैं। जैसे भारत सरकार के अंदर बात करें तो संसद क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है, और राज्य सरकार के अंदर विधानमंडल जो है वह राज्य कहलाती है। स्थानीय सरकार के अंदर बात करें जैसे नगर पालिका है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह है, तो जो इस प्रकार से जो भी प्राधिकार है जो अपनी जनता के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, वह क्या कहलाती है, उनके लिए है जो कि राज्य कहलाती है। तो राज्य किसी नागरिक के साथ में एक तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल जो है 15 बात करें तो केवल राज्य की बात करता है, 15 का क्लोज फर्स्ट। और दूसरा जो क्लोज है वो बात करता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता। इसमें भी दो भाग बांटते हैं, एक तो कै, देखिए बात करें तो आपके जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का आर्टिकल की बात करें कहां से कहां तक देखने को मिलता है दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 तक। किस भाग में मिलते हैं दोस्तों, भाग 3 में। भाग 3 के अंदर जो भी आर्टिकल है वो किन से संबंधित है दोस्तों, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35। तो मूल अधिकार जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक जो उस टाइम हम कह सकते हैं लिखे गए थे। बाकी जो इनके क्लोज है, उप क्लोज है, ये सब बाद में है जो कि ऐड किए गए हैं संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करें तो 15 का जो सेकंड क्लोज है उसका कै भाग यह कहता है कि जैसे कोई दुकान है, दुकानों पे भोजनालय, कौन से भोजनालय, निजी भोजनालय की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं सार्वजनिक जो भोजनालय सभी के लिए बने हैं। जैसे सार्वजनिक होटल है, इन स्थानों पे कोई सार्वजनिक स्थान है जैसे कोई स्टेडियम है, ठीक है, पार्क है, तो उनमें विभेद नहीं करेगा। ठीक है, किसके आधार पे, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे। कई दुकानों पे, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक जो स्नान घाट है, इन पे है जो कि हम कह सकते हैं विभेद नहीं कर सकता। और ख इसकी बात यह करता है, आर्टिकल 15 सेकंड क्लोज का जो ख बात करता है कि राज्य जो है कि राज्य निधि से जो या तो पूर्णतः या भागतः, या तो पूर्णतः राज्य से पोषित हो या भागतः यानी आंशिक रूप से हम कह सकते हैं राज्य से पोषित हो, उनको तालाब है या स्नान घाट है या सड़क है, सार्वजनिक समागम स्थलों पर प्रवेश विभेद नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद जो है 15 का क्लोज 2 का ख भाग, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि 15 का फर्स्ट क्लोज है जो कि केवल राज्य की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जो आर्टिकल 15 का थर्ड क्लोज, ये किसके बारे में बात करता है दोस्तों, देखो एक बार समझने की कोशिश करना, उसके बाद में आप लिखना, एक बार नोट नहीं करना। ठीक है, अनुच्छेद 15 का तीसरा क्लोज, ये अनुच्छेद राज्य को महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष संरक्षण से निवारित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य जो है, राज्य के बारे में हम लोगों ने बात की थी, राज्य किसे कहते हैं, राज्य से तात्पर्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, तो आप जानते होंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य जो है, राज्य को महिलाओं व बच्चों हेतु, एक तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो विशेष संरक्षण है, ठीक है, जो विशेष संरक्षण संविधान के द्वारा जो दिया गया है,
उनसे निवारित नहीं कर सकता, उनसे वंचित नहीं रख सकता। कौन नहीं रख सकता दोस्तों? राज्य नहीं रख सकता। ठीक है। और उदाहरण के तौर पे अगर बात करें जैसे मातृत्व अवकाश, क्या धर्म, मूल वंश, जाति, इनके आधार पे मातृत्व अवकाश है उसमें हम कह सकते हैं किसी प्रकार से कोई विभेद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, महिला आरक्षण, यानी जो महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है उनको क्या कोई राज्य अपना अलग से नियम बना करके, कोई कानून बना करके रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। ठीक है। ये आर्टिकल कौन सा बात करता है? 15 का 3rd क्लॉज बात करता है। ठीक है। फिर इस पे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो हम लोगों ने बात की थी पीछे के सेशन में, एक वाद हुआ था इसमें चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास, यानी ये हम कह सकते हैं ये एक चंपाकम नाम की एक मद्रास की लड़की थी। कौन थी दोस्तों? चंपाकम दोराइजन। ये एक ब्राह्मण लड़की थी। जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, और जैसे उन्होंने जो प्रीलिम्स टेस्ट देते ना पहले परी का, उसमें जैसे आपके जो कॉलेज के अंदर दाखिला होता है ना, जिस प्रकार से आप लोगों ने प्री बीएड का पेपर देके आप लोगों ने है जो कि कॉलेज के अंदर दाखिला लेके और बीएड किया है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे डॉक्टरी की जो पढ़ाई इन्होंने की और इन्होंने ऑल राजस्थान में 3rd रैंक हासिल की। ठीक है। तो ये ब्राह्मण लड़की थी जिसका नाम था चंपाकम दोराइजन। अब हम बात करें तो मद्रास जो है स्टेट है, इसके अंदर कितनी कुल सीटें थी दोस्तों? 14 सीट थी। तो 14 में से आरक्षण की बात करें तो इसमें से 12 जो सीट है वो तो देने वाले थे गैर ब्राह्मण को, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली थी, और 2 सीट जो है वो ब्राह्मण को दी जाने वाली थी। अब हम बात करें तो वर्तमान समय में जो थोड़ा टेक्निकल का जमाना आ गया है, और इसमें क्या होता है कि दोस्तों ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह चेक करके और रैंक स्थापित कर दी जाती है कि किस प्रकार से रैंक काउंसलिंग जो होती है ना। तो काउंसलिंग होने के बाद में दोस्तों क्या हो जाता है कि कौन टॉप आया है उसके बाद में 1 सेकेंड, सॉरी। तो उसके बाद में क्या दोस्तों कि इसकी 3rd रैंक आने के बाद बावजूद भी इसको किसी भी कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं मिला, यानी जो 2 सीट थी वो इनसे पहले है जो कि कोई ना कोई आकर के वहां पे बुक हो जाती है ना। यानी कोई भी दूसरी अन्य ब्राह्मण लड़कियां आके जो कि पहले ये पता नहीं चलता था कि भाई किन की सबसे ज्यादा रैंक आई है ना, तो यहाँ पे ये 2 सीट जो है ये भी रिजर्व हो जाती है, और जो 12 सीट है ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली थी। तो इस लड़की का क्या हुआ दोस्तों कि इतनी टॉप रैंक आई, अच्छे मार्क्स हासिल किए, फिर भी इनको कहीं भी राजस्थान के अंदर कहीं पे भी है जो कि इनको एडमिशन नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला। ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर क्या किया दोस्तों, एक चुनौती दी। चंपाकम एक मद्रास की ब्राह्मण लड़की थी जिसने मेडिकल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए, फिर भी 1927 के कम्युनल रिजर्वेशन एक्ट के कारण उसे किसी संस्था में प्रवेश नहीं मिला। ये दोस्तों आपके जो 1927 का एक एक्ट था ब्रिटिश सरकार के टाइम का, ब्रिटिश सरकार के टाइम का। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले का ब्रिटिश सरकार का कोई नियम क्या उसके बाद बावजूद भी जो कि लागू रहा था? बिल्कुल ये रहता है दोस्तों। हम बात की थी पीछे कि जो है वो अगर संविधान से
असंगत है तो वो हटा दिए जाते हैं, अगर संगत है तो वो रख दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई पुरानी विधि है उसको हटाया जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए ये उस टाइम चल रहा था। तो इन्होंने जो है, इस बच्ची ने कहा, चंपाकम के द्वारा अनुच्छेद 29(2) का हवाला दिया गया कि इस प्रकार से आप किसी भी जाति, मूलवंश, धर्म, इस प्रकार से आप किसी को भी है जो कि आरक्षण प्रोवाइड करके इस प्रकार से आप है जो कि भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये क्या कहती है दोस्तों, जैसे ये क्या है, मूल अधिकार 29(2) क्या है दोस्तों, यानी आपके 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार। तो ये चंपाकम है जो कि कहाँ पे जाती है दोस्तों, हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती देती है कि 29(2) के तहत मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तथा मद्रास सरकार द्वारा अनुच्छेद 46 का हवाला दिया गया। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है दोस्तों, डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि कोई भी इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये नौकरी जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो आरक्षण दिया गया है ये मूल अधिकार के तहत नहीं, बल्कि अब तो मूल अधिकार के तहत इसको है जो कि फील कर दिया गया है। उससे पहले क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग डीपीएसपी का भाग था, है ना। तो इन्होंने ये हवाला दिया कि भाई इस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के में प्रवेश हेतु है जो कि इस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग है, जैसे ओबीसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इस प्रकार से हम ये आरक्षण प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो फिर इन्होंने है जो कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये बात आती है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, फिर है ना, ये जो हाई कोर्ट है ये 1927 का जो एक्ट है, कम्युनल रिजर्वेशन एक्ट, इसको कैंसिल कर देता है कि भाई हाँ ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने भी कहीं पे पढ़ा था कि मूल अधिकारों जो है हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो ये 46 का हवाला दे रहे हैं, और रियल में बात क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकारों का हनन होना है यहाँ पे, क्योंकि 46 का हवाला देके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं कि किसी भी जाति, धर्म, मूलवंश के आधार पे किसी भी व्यक्ति का हम कह सकते हैं विभेद नहीं कर सकते, ठीक है ना, भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, भेदभाव ही तो हुआ, और किसके अकॉर्डिंग हुआ, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग। तो फिर इन्होंने है जो कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो रिजर्वेशन एक्ट है इसको खारिज कर दिया। फिर ये बात गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को जायज माना कि हाँ भाई आपने ये सही कहा, और फिर है जो कि इन्होंने ये जो 1927 का जो एक्ट था, देखो एक बार सब भी जो कि समझने की कोशिश करें इस चीज को। चंपाकम के द्वारा 1900 जो आपके 29(2) के का हवाला दिया गया, और वापस से है जो कि डीपीएसपी का जो एक आर्टिकल है 46 का हवाला दिया गया। तो इस प्रकार से हम बात करें, मद्रास हाईकोर्ट ने 1927 के एक्ट को क्या कर दिया दोस्तों, रद्द कर दिया था, जिससे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तथा सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के जो निर्णय था, कौन सा था, यानी 1927 का एक्ट जो था उसको रद्द करने वाला, तो इसको है जो कि यथावत रखा कि बिल्कुल आपने अच्छा किया है, और कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर, ये 46 क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे आप किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट, ये हम लोगों ने बात पहले भी पढ़ी थी कि इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे आप किसी भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, ये जो एक्ट था इसको यहीं पे रद्द कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने है जो कि इस पे मंजूरी दे दी कि इसको रद्द किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। उसके बाद में आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बात है दोस्तों कि ये अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 15 का सेकंड जो 4 क्लॉज, वह अनुच्छेद 29(2) जो मूल अधिकार से संबंधित है, राज्य को सामाजिक व, ये दोनों मूल अधिकार से संबंधित है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु विशेष प्रावधान से निवारित नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। एक तो अनुच्छेद 15 का 4 क्लॉज, और एक दूसरा हम बात कर सकते हैं 29(2), राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक
दृष्टि से पिछड़े वर्ग और SC/ST जो है उनके हेतु विशेष प्रावधान से निवारित नहीं करेगा। जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनसे निवारित नहीं कर सकता। ये प्रावधान जो प्रथम संविधान संशोधन जो कब हुआ था दोस्तों, आपके 1951 में हुआ था। अब बात करें दोस्तों प्रथम जो संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, तो आम चुनाव जो है दोस्तों वो कब हुए थे, 1952 में हुए थे। तो ये संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इस टाइम संसद थी नहीं, लोकसभा राज्यसभा का गठन ही 1952 के बाद में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसके बाद में हुआ था। तो प्रथम जो संविधान संशोधन ये किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों आपके संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया था पेपर में, संविधान सभा के द्वारा, कि प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था 1951 में? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा। फिर एक केस और आता है दोस्तों 2005 का, इसी के उपलक्ष्य में हम बात करें, इसी के अकॉर्डिंग PA इनामदार वाद 1905 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि विशेष संरक्षण, किसकी बात करें दोस्तों? विशेष संरक्षण अल्पसंख्यक व निजी शिक्षण संस्थानों में नहीं दिया जाएगा। क्या था दोस्तों? इनका यह कहना था कि विशेष जो संरक्षण है ये एक तो अल्पसंख्यक और निजी शिक्षण संस्थानों में नहीं दिया जाएगा। तो ये बात फिर इन्होंने है, जो कि हम बात करें अनुच्छेद 15 का 5 क्लोज कि राज्य जो है अनुच्छेद 15(4) के तहत, राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट का हम कह सकते हैं वापस से फैसला है कि राज्य जो है अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षण संस्थानों में विशेष संरक्षण का जो प्रावधान है वो निजी संस्थाओं में कर सकती है। और अनुच्छेद 30 का फर्स्ट क्लोज कहता है, फर्स्ट क्लोज के अधीन अल्पसंख्यक संस्थाओं में विशेष संरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकती। किस में कर सकती है दोस्तों? निजी संस्थाओं में कर सकती है, बल्कि अल्पसंख्यक में विशेष प्रावधान नहीं कर सकती है। यह प्रावधान कब जोड़ा गया दोस्तों? 93वें संविधान संशोधन जो कि 2005 में, ये वाद भी कब का? आपका 2005 का वाद है। ठीक है, तो ये उसी टाइम है जो कि ये जो PA इनामदार का वाद था, इसी दौरान हम कह सकते हैं आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। और इसमें आर्टिकल 14 जो आपके 15 का चौथा जो क्लोज कहता है, इसी को है जो कि तुरंत इसमें एडिट किया गया। ठीक है, करेक्शन करके यानी संविधान संशोधन किया गया और 93वां संविधान संशोधन इसमें ये बात है जोड़ दी गई थी। तो अब मैं चाहता हूं कि यहां तक आप लिख लीजिए। ठीक है, जहां भी आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से पूछने की कोशिश करें, मैं दोबारा से बता दूंगा। और दूसरी बात, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो PDF आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है, ये पूरी PDF आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल नायक IAS एकेडमी पर देखने को मिलेगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज ही जैसे ही हमारी क्लास संपूर्ण हो उसके बाद में आप क्या करेंगे दोस्तों? नायक IAS एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे और ये PDF आप वहाँ पे डाउनलोड करके और इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आप लिखने की कोशिश करें अनुच्छेद 15(3)।
जल्दी लिखो इसको। अनुच्छेद 15 का थर्ड क्लॉज, ये अनुच्छेद राज्य को महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष संरक्षण से निवारित का मतलब रोक नहीं सकता, ठीक है। निवारित का मतलब रोकना, रोक नहीं सकता या निवारित नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, महिला आरक्षण। चंपाकम दोराइजन, ये इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लो। चंपाकम दोराइजम बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951। चंपाकम एक मद्रास की ब्राह्मण लड़की थी जिसने मेडिकल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए। फिर भी 1927 के कम्युनल रिजर्वेशन एक्ट के कारण उसे किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं मिला। फिर क्या करती है चंपाकम, पहले मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती देती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो आप, चंपाकम द्वारा अनुच्छेद 29 का सेकंड क्लॉज के तहत मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तथा मद्रास सरकार द्वारा अनुच्छेद 46 का हवाला दिया गया। लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद में लिखो आप, इस प्रकार मद्रास हाईकोर्ट ने 1927 के एक्ट को रद्द किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 1927 के एक्ट को मद्रास हाईकोर्ट ने है जो कि रद्द किया और फिर उसने है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत रखा, जायज माना कि हाँ आपने अच्छा किया, और कहा कि नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी के आधार पर किसी फंडामेंटल राइट का हम हनन नहीं कर सकते, कि नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाता है, ये इस पे भारित होते हैं एक तरह से। फिर अनुच्छेद 15 का चौथा क्लॉज 15(4), ये अनुच्छेद कौन सा? चौथा। यह अनुच्छेद व 29(2) राज्य को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप SC/ST हेतु विशेष प्रावधान से निवारित नहीं करेगा। ये प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। फिर एक 2005 का वाद है, PA इनामदार वाद 2005। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि विशेष संरक्षण जो अल्पसंख्यक व निजी शिक्षण संस्थानों में नहीं दिया जा सकता। फिर 2005 में 93वां संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 15(5) जोड़ा जाता है। राज्य जो है अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षण संस्थानों में विशेष संरक्षण का प्रावधान निजी संस्थाओं में कर सकती है तथा अनुच्छेद 30 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में विशेष संरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकती। यह प्रावधान कब जोड़ा गया दोस्तों? 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल नायक IAS एकेडमी पर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए इसको। लिख लिया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो
ठीक है, तो उससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों आपके आर्टिकल 15 का 6 नंबर क्लॉज। इसको भी दो भागों में है जो कि बांटा है। एक तो अनुच्छेद 15 का 6 नंबर जो क्लॉज है, इसका क्या बात करता है कि एक तो अनुच्छेद 15(4) और दूसरा है जो कि अनुच्छेद 15(5). इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्लभ जो वर्ग है उनके हेतु विशेष संरक्षण का प्रावधान जो है कौन करेगा दोस्तों? राज्य के द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक रूप से दुर्लभ जो कौन सा हो गया दोस्तों? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को हिंदी में क्या करते हैं? आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्ग। तो इस वर्ग को अधिकतम कितना % आरक्षण दे सकते हैं दोस्तों? 10% विशेष संरक्षण का प्रावधान जो है कर सकते हैं। फिर ख बात करता है कि इस प्रकार का विशेष संरक्षण निजी शिक्षण संस्थानों में है जो कि संस्थाओं में दिया जा सकता है, लेकिन वही बात आती है वापस कि लेकिन अनुच्छेद 30 का फर्स्ट क्लोज के अधीन अगर बात करें तो अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं दे सकती है। ये अनुच्छेद जो कि 2019 के द्वारा यानी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ख की बात करें हम। और वर्तमान में अगर आरक्षण की बात करें तो किस प्रकार से दिया गया है दोस्तों? वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था की बात करें तो एससी को, शेड्यूल कास्ट को है जो कि 15% आरक्षण दिया गया है। कितना % दोस्तों? 15%। और एसटी को जो है कितना % आरक्षण दिया गया है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति को 7.5%। ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट की, तो अदर बैकवर्ड कास्ट को है जो कि 27% आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें यानी आर्थिक रूप से दुर्लभ जो वर्ग है उनको 10% आरक्षण दिया गया है। अब टोटल मिलाकर के दोस्तों कितना आरक्षण दे सकते हैं? 50% अधिकतम। अधिकतम कितना दे सकते हैं? 50% आरक्षण। ये कितना हो रहा है दोस्तों? 27 10 37 59.5% हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 59.5%। तो अधिकतम अधिक हो गया ना, 50% अधिकतम आरक्षण हो सकता है, तो ये उनसे ज़्यादा चला गया। इसलिए क्या दोस्तों, ये एक एनजीओ का एक हम कह सकते हैं, एक नोट करके एक चीज़ आपको अलग से यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यूथ फॉर इक्वलिटी जो कि आपके एनजीओ के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यूथ मतलब दोस्तों आपके जो इसको समाज को हम कह सकते हैं इक्वलिटी यानी समानता प्रदान करता है। ठीक है, तो एनजीओ के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसका आधार क्या माना गया? एक तो अधिकतम आरक्षण 50% और दूसरा क्या था दोस्तों? आर्थिक आधार पर, जिसे हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द करके इनका ये कहना था कि अधिकतम आरक्षण 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और यहाँ पे 59.5 कैसे हो गया? तो फिर इस बात को, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने है जो कि फैसला सुनाया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया गया कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है उनको किसी रूप से हम कह सकते हैं किसी जाति ने मान करके इसको माना दोस्तों, वर्ग माना है। किसी पर्टिकुलर जाति ये नहीं है, बल्कि ये जातियों का समूह है करके है जो कि ये एक वर्ग है, इसलिए इसको है जो कि इतना % आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी हम ओबीसी के अलग से बात करेंगे। फिर अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब वो तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पीछे जो भी आर्टिकल 15 के अंदर बात कर रहे थे वो सारे उच्च शिक्षा स्तर के लिए थी। उच्च शिक्षा स्तर में प्रवेश हेतु आरक्षण थे। उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण, और नौकरी के लिए आरक्षण की बात करें तो दोस्तों कौन बात करता है? आर्टिकल 16। तो अब इनके बारे में आगे बात करते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो यहां तक लिखो पहले। लिखो, जल्दी लिखो इसमें।
लिख लिया यहाँ तक? फटाफट लिखो। अनुच्छेद 15(6) का उपक्लोज क, अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 15(5) के अतिरिक्त आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हेतु विशेष संरक्षण का प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार नहीं, राज्य द्वारा। ये संविधान की कुछ अनोखी भाषा है दोस्तों। राज्य जो किसको माना गया है, जो बात की थी हम लोगों ने आर्टिकल 12 में जो उल्लेख किया गया है कि राज्य किसे कहा जाता है। ठीक है, इस वर्ग को अधिकतम 10% विशेष संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ख बात करता है इस प्रकार का विशेष संरक्षण निजी शिक्षण संस्थाओं में दिया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 30(1) को मद्देनजर रखते हुए यानी अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं दे सकते। और ये प्रावधान आपके 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था लिख दो, इसमें एससी के बराबर लिख दो 15%, एसटी 7.5% और ईडब्ल्यूएस का लिख दो 10% और उससे पहले लिख दो आप ओबीसी 27%। ठीक है, नोट लगा के एक चीज लिख दो, यूथ को इक्वलिटी जो इक्वलिटी कौन प्रदान करता है दोस्तों? एक संस्था है आपके एनजीओ, ये लिखो यूथ फॉर इक्वलिटी। एनजीओ द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसका आधार एक तो अधिकतम आरक्षण 50% रखा गया और दूसरा क्या रखा गया? आर्थिक आधार था। दूसरा था आर्थिक आधार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया कि ये बिल्कुल सही है। लिख लिया? तो उसके बाद में आर्टिकल 16 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 किसके बारे में बात करता है? सबसे पहले दोस्तों इसकी जो हेडिंग होती है, मूल जो इसकी परिभाषा होती है, उसको समझने की कोशिश करो और उसको आर्टिकल के साथ में जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, यानी अनुच्छेद 16 क्या बात करता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में यानी सरकारी सेवा के अंदर बात करें तो अवसर की सबको समानता मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट क्लोज बात करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति में, ठीक है, नियोजन में और नियुक्ति में नागरिकों को अवसर की समानता होगी। किसी भी प्रकार से उसमें है जो कि भेदभाव, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे धर्म हो, इन प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें दोस्तों? लोक नियोजन में। अवसर की बिल्कुल सबको समानता है, सबको समान रूप से अवसर दिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, जैसे नियोजन में सरकारी सेवा की बात करें दोस्तों, तो इसमें पदोन्नति है यानी प्रमोशन जो दिया जाता है। क्या इसमें देखो, पहले हम ये पहले की बात पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आगे है जो कि वर्तमान में ऐसा नहीं रहा है, सब चीज़ में है जो कि आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना, तो वो चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले जहाँ तक जिस प्रकार से रूल के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से चला था, उसी के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल जो बने हैं, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल जो ऐड किए गए हैं उसको हम आगे पढ़ रहे हैं, है ना, और जो मूल आर्टिकल था उसको हम उसी टाइम जो पहले हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों? नियोजन में पद्धति, जो पदोन्नति रही है, इसमें जो प्रमोशन है उसमें क्या है कि समानता होगी सबको। इसमें ऐसा नहीं है कि जो SC ST वाला है उनको 3 साल में प्रमोशन दिया जाएगा और जो OBC जनरल का है उसको 6-7 साल में प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें समानता बताइए, लेकिन दोस्तों ये समानता है नहीं, ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या है दोस्तों, जैसे एक कोई व्यक्ति है आपके जो 2nd ग्रेड लगा मानो, ठीक है, और ये जनरल कैटेगरी का है,
ये लगा था 2001 में, ठीक है। और एक एससी का बंदा है, ये लगा था 2003 में। अब इसको 8 से 9 साल में है जो कि इसको प्रमोशन मिलेगा। यानी कब मिलेगा? 2009-10 में मान लो, ठीक है, 9-10 में है जो कि करके ये दोस्तों क्या बनेगा? फर्स्ट ग्रेड। और ये एससी का बंदा है ना, इसको 5 से 6 साल में मिलता है प्रमोशन। तो ये भी 2008 में, ये 2008 में ही इनसे पहले फर्स्ट ग्रेड बन जाएगा, हालांकि इनसे 3 साल बाद में लगा था। समानता कहाँ है? आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 2008 में, यानी इनसे पहले, इनसे बाद में लगा था, इनसे पहले है जो कि प्रमोशन ले लेगा, और इससे पहले कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार आपको इसको माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एक बार आपको चलना है। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता के रूप में, जो कि आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज बात करता है। और अवकाश सबको सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो जनरल कैटेगरी का है उसको कम अवकाश दिया जाता है और जो SC/ST को उसको अवकाश ही रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट है बात, है ना। और ग्रेच्युटी की बात करें, ग्रेच्युटी का मतलब होता है दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। यानी जो एक तो दोस्तों जो 60 वर्ष की उम्र हो जाती है, यानी पेंशन पे जाते हैं व्यक्ति, जो कर्मचारी, तो उनको पेंशन दी जाती है। एक अगर पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको ग्रेच्युटी के नाम से जो एक पेंशन के रूप में दी जाती है साथियों। तो वो क्या है? इसमें भी दोस्तों आपके हम कह सकते हैं सबको समानता मिलती है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 का भाग 2 बात करता है, क्लॉज 2, कि राज्य लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर, इसमें 2 चीज और जोड़ दी साथियों, एक तो उद्भव जोड़ दिया, एक निवास जोड़ दिया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किस आर्टिकल में है जो कि 2 चीज, एक तो आपके उद्भव और निवास भी इसमें है जो कि जोड़ दिया गया शब्द, ठीक है। लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यहाँ तक हम लोगों ने सेम पढ़ा है, लेकिन लिंग के बाद में उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज बात करता है। फिर बात करते हैं हम 16 का 3 क्लॉज, कि संसद जो है राज्य हेतु निवास संबंधी शर्तें रख सकती है। राज्य हेतु निवास संबंधी शर्तें रख सकती है। यह किसमें उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 16 का 3रा क्लॉज में। अनुच्छेद 16 का 4था क्लॉज बात करता है कि राज्य पिछड़े नागरिकों के लिए जिनका लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, यानी राज्य जो है इस प्रकार से नियम, इस प्रकार से विधि, इस प्रकार से बना करके कुछ आरक्षण उनको प्रोवाइड कर सकती है, जो पिछड़े नागरिकों के लिए प्रोवाइड कर सकती है, जिनका लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी उनका है, जो कि वहाँ पे किसी प्रकार से कोई अंश नहीं पाया गया है, यानी उनका कोई भी व्यक्तित्व के रूप में वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस वर्ग को है जो कि आरक्षण प्रोवाइड करके उनको भी उनके समकक्ष से कुछ ऊपर उठाया जाए, है ना। तो ये आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज बात करता है। अब बात करें हम, एक नोट करके एक चीज आपको लिखनी है कि आरक्षण जो शब्द है दोस्तों, ये आपके इनका प्रयोग अनुच्छेद 16(4) में किया गया। कब किया गया? आरक्षण शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 16(4) में किया गया। और फिर बात करें, एक तो आपके SC और ST को आरक्षण 1950 अधिनियम के द्वारा दिया गया। ये 2 चीज आपको लिखनी है नोट लगा के। एक तो आरक्षण का जो आरक्षण शब्द का जो प्रयोग है वो कब किया गया दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंदर किया गया? 16 का 4th क्लॉज के अंदर बात की गई, ठीक है। तो ये किसके लिए बात की जा रही है यहाँ पे? SC/ST की, कि उनको क्या दोस्तों, पिछड़े नागरिक SC/ST की बात करें, उनको भी है जो कि
जैसे एसटी को अच्छे से आरक्षण नहीं मिलता क्या? सुना ना? सुना क्या आप लोगों ने? कईयों ने भोगा भी होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो भी अच्छे से पढ़ते हैं, एसटी वाले भी। हम ये भ्रम में रहते हैं कि वो पढ़ते नहीं। वो कई सारे ऐसे तो है एसटी वाले जो जनरल मेरिट फाइट करते हैं। तो आरक्षण शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 16(4) में किया गया तथा अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST को आरक्षण 1950 अधिनियम द्वारा दिया गया। अब इसको लिखें आप। ठीक है, चलो लिखो इसको। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 का फर्स्ट क्लोज लिखो। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। एग्जाम्पल करके लिख लो। नियोजन में पदोन्नति, अवकाश, ग्रेचुइटी, कॉस्टिंग लिख दो, पद पर रहते मृत्यु होने पर, व पेंशन में समानता। अनुच्छेद 16 का 2 क्लोज बात करता है, दूसरा भाग, कि राज्य लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 का तीसरा क्लोज बात करता है कि संसद राज्य हेतु निवास संबंधी शर्तें रख सकती है। अनुच्छेद 16 का चौथा क्लोज, राज्य पिछड़े नागरिकों के लिए यानी SC/ST की बात कर सकते हैं जिनका लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। कौन कर सकते हैं? राज्य। नोट लगा के बात लिख लो है कि आरक्षण शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 16(4) में किया गया। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है आपका कि आरक्षण शब्द का प्रयोग संविधान की किस आर्टिकल, मूल अधिकारों के किस आर्टिकल में किया गया? तो किस में? अनुच्छेद 16(4) में किया गया। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण जो है वो कब दिया गया? 1950 के अधिनियम द्वारा दिया गया। लिख लिया? चलो अब हम पढ़ते हैं आपके ओबीसी। ओबीसी को आरक्षण ओबीसी आरक्षण देखिए, संविधान में अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु आयोग का गठन किया जा सकता है। यानी ओबीसी के अंदर किन किन को रखा जाए और कितनी इनके अंदर जो जातियां हैं इनमें से है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, समाज के रूप में और शिक्षा के रूप में बात करें तो उनके लिए राष्ट्रपति है जो कि किसका गठन कर सकता है दोस्तों?
एक आयोग का गठन कर सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके 1953 में पिछड़े वर्ग की यानी आपके अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़े वर्ग जो है ओबीसी, उसकी पहचान के लिए प्रथम एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी दोस्तों? काका कालेलकर ने की थी। काका कालेलकर ने है जो कि प्रथम आयोग की, जो कि किसके लिए गठन किया गया 1953 में, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए। और उस आयोग ने यानी इसका गठन तो 1953 में किया गया, अध्यक्षता की थी काका कालेलकर ने, ठीक है। फिर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो 1955 के अंदर आती है। रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 1955 में इस रिपोर्ट इसकी जो हम कह सकते हैं इस आयोग ने रिपोर्ट दी थी, जिस पर हम कह सकते हैं इसकी रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। फिर क्या होता है दोस्तों, ये डिसमिस हो गया मामला। फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 1 जनवरी 1979 को किया गया और 2 वर्ष बाद में यानी आपके 80 के अंदर 31 दिसंबर 1980, 2 वर्ष हो रहे हैं ना, 1 जनवरी 79 से, हाँ 2 वर्ष हो ही रहे हैं ना। तो इसकी अध्यक्षता जो कि बीपी मंडल ने की थी, इसलिए इसे हम कह सकते हैं इस आयोग का नाम भी दोस्तों मंडलवाद ही रख दिया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मंडल ने। इस आयोग का गठन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया और इसने रिपोर्ट है जो कि कब दी थी? 31 दिसंबर 1980 को दी थी। सिफारिश की बात करें दोस्तों तो इस आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की कुल 3743 जातियां चिन्हित की गई। कितनी दोस्तों? कुल 3743 जातियां चिन्हित की गई, जिन्हें कितना परसेंट आरक्षण देना है दोस्तों? 27% आरक्षण का सुझाव दिया गया। और फिर बात करें दोस्तों आपके 1990 में वीपी सिंह के सरकार के समय में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया। तो ये अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों इस आयोग की? बीपी मंडल। इसलिए इसे ये जो इनकी सिफारिश थी, इस सिफारिश को भी क्या नाम दिया गया? मंडलवाद की सिफारिश, ठीक है। इस आयोग को भी हम कह सकते हैं मंडलवाद नाम रखा गया। तो उस टाइम सरकार किसकी थी दोस्तों? 1990 में वीपी सिंह की सरकार के समय इनकी जो भी इन्होंने 3743 जातियों को चिन्हित किया गया, ओबीसी वर्ग के अंदर रखा, क्योंकि उस टाइम भाग के सभी आए कि हाँ हमें भी ओबीसी में डाल दो, हमें भी ओबीसी में रखो। इस प्रकार से वो 3743 जातियों को है जो कि चिन्हित किया गया। और इनका ये कहना था, मांग क्या थी दोस्तों कि 27% इनको आरक्षण दिया जाए। तो इनकी बात को मान लिया गया। और किन की सरकार के समय? वीपी सिंह की सरकार के समय यानी 1990 के अंदर। और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया और मंडलवाद की जो सिफारिश थी उनको मान लिया गया था। फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फिर इस पर चुनौती देते हैं साथियों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इस पर चुनौती दी जाती है इंदिरा साहनी के द्वारा। एक वाद की बात करें दोस्तों, कब का है ये? 1992 का वाद है। इंदिरा साहनी कौन थी दोस्तों? एक दिल्ली की पत्रकार थी जिसने ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की एक पीठ थी। कितने न्यायाधीशों की? 9 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? वेंकटचलैया के द्वारा की गई, जिसने अपना मत जो है यानी हम कह सकते हैं निर्णय किस प्रकार से आया था दोस्तों? 6-3 से आया था। तो 6 यानी किस में आ गया आपका? ओबीसी के पक्ष में, ठीक है। यानी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इस वाद को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? मंडलवाद भी कह सकते हैं। मंडलवाद की प्रमुख बातें क्या थी दोस्तों? कि पहली बात यह थी कि ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया गया, वैध ठहराया, तथा जाति को वर्ग मानकर। फिर क्या माना दोस्तों? जो जाति थी कि ये इनका ये कहना था कि इस प्रकार से आप किसी भी जाति का विभेद नहीं कर सकते, और जो हम कह सकते हैं जो 50% जो आरक्षण है उससे अधिक आप नहीं दे सकते, ठीक है। उनका कैलकुलेशन किया गया तो वो 59 पॉइंट कुछ जा रहा था ना,
तो इसलिए इन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया तथा जाति को क्या माना दोस्तों, इसको जाति नहीं माना, इसको मान लिया वर्ग। तो वर्ग मान करके है जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हाँ ये वर्ग है, इसलिए इसको इस जो 27% आरक्षण इसको वैध माना गया। जैसे 10% वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था, वैध ठहराया गया। जाति को वर्ग मानकर अनुच्छेद 14 में तार्किक विभेदीकरण का हिस्सा बताया। तार्किक विभेदीकरण के जैसे हम बात कर सकते हैं, महिला और बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। आरक्षण की बात करें, ओबीसी को 2 भागों में बांटा, और उसमें है जो कि ओबीसी को 2 भागों में बांटा, एक तो क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। तो क्रीमी लेयर के अंदर उनको रखा जाएगा कि जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, उनको ओबीसी का जो हम कह सकते हैं आरक्षण का जो सारा है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओबीसी देखो इसमें किनको रखा गया, 2 भाग बांटे, एक तो क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब परतदार, और दूसरा हो गया नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ये परतदार नहीं जो है ना। तो क्रीमी लेयर का मतलब जो क्रीम हो गई ऊपर ऊपर की, क्रीम का मतलब आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति। तो जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ जो व्यक्ति है उनको ओबीसी के अंदर रखा गया है, बल्कि ओबीसी के अंदर जो आरक्षण है उनका फायदा इनको नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर के अंदर आ गए, काउंट के अंदर आ गए, उनको नहीं मिलेगा, बल्कि नॉन क्रीमी लेयर जो उनको मिलेगा। इसलिए हम बात कर सकते हैं ओबीसी को 2 भागों में बांटने की सिफारिश की गई, किनके द्वारा, मंडलवाद के द्वारा। क्रीमी लेयर यानी परतदार, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर यानी बिना परत का। तो जो आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं गरीब है, उनको ही ओबीसी का आरक्षण का जो फायदा है वो मिलना चाहिए, बल्कि जो क्रीमी लेयर है उनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें हम बात करें, आपके जो एक कमेटी भी बैठती है साथियों, इसमें नोट लगा के आपके 1993 की एक कमेटी की बात करते हैं, रामानंद के नाम से। 1993 में रामनंदन कमेटी द्वारा ओबीसी को क्रीमी लेयर व नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया। ठीक है, इनका जो ये सिफारिशें थी साथियों, इनकी प्रमुख बातें थे। तो 1993 में है जो कि रामनंदन जो कमेटी है उसने ओबीसी को 2 भागों में बांटा। फिर इनकी एक बात थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए। मंडलवाद की बात करें दोस्तों, तो प्रमुख बातें कौन कौन सी थी, एक तो है ये है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए। चौथी बात यह थी कि यदि बैकलॉग आरक्षण यानी अग्रनयन नियम होता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं अग्रनयन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे पहले कोई भर्ती है उसके अंदर वो सीटें पूरी नहीं भरी जाती है, तो नेक्स्ट जो भर्ती आती है उसके अंदर क्या होता है, वो उतनी सीटें उसके अंदर रिजर्व कर दी जाती है ना। तो इस सिस्टम को बैकलॉग आरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अधिकतम आरक्षण जो है 50% का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे ये 59 पॉइंट कुछ हुआ था, इसकी ये भी प्रमुख बात थी कि 50% का जो आरक्षण है इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं इनको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भर्ती में है जो कि ये इतनी सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाएगी। अब यहाँ तक लिखिए आप। ओबीसी आरक्षण डैश करके लिखो इसमें।
लिख लिया यहाँ तक? चलो आगे लिखो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद या मंडलवाद, ऑब्लिक करके लिख दो मंडलवाद। 1992 का वाद है। इंदिरा साहनी एक दिल्ली की एक पत्रकार थी, जिसने ओबीसी आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की, कितने न्यायाधीशों की थी? 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिसकी अध्यक्षता वेंकट चलैया के द्वारा की गई। जिसने अपना निर्णय किस मत में दिया दोस्तों? निर्णय किस प्रकार से आया था? 6-3 से दिया। मंडलवाद की प्रमुख बातें: ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया तथा जाति को वर्ग मानकर अनुच्छेद 14 में तार्किक विभेदीकरण का हिस्सा बताया। जाति को क्या माना दोस्तों? वर्ग माना। और ओबीसी को 2 भागों में बांटने की सिफारिश की, एक तो क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। एक तो हो गया क्रीमी लेयर, परतदार मलाईदार, नॉन क्रीमी लेयर को बिना परत का। फिर नोट करके एक चीज लिखनी है आपको, 1993 में रामनंदन कमेटी द्वारा ओबीसी को क्रीमी लेयर व नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया। तीसरी इनकी प्रमुख बात थी मंडलवाद की कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण ना दिया जाए। यदि बैकलॉग आरक्षण दिया जाता है तो अधिकतम आरक्षण 50% का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल जोड़ा भी गया था 16 का चौथा जो क्लॉज बात करता है उसमें ख जोड़ा गया था कि यदि बैकलॉग आरक्षण के कारण आरक्षण की जो अधिकतम आरक्षण की सीमा है 50%, इसका अगर उल्लंघन होता भी है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए आगे बात करेंगे हम 16 का चौथा क्लॉज में ख बात करता है, ठीक है, जो कि 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अनुच्छेद 16 का क्या बात करता है? पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। क्या दोस्तों? पदोन्नति में मंडलवाद का कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, और इसमें यह कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। परिणामी वरिष्ठता का नियम पदोन्नति आरक्षण में लागू रहेगा। परिणामी वरिष्ठता के बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी दोस्तों, किस प्रकार से है, चलो इसको हम खोल के पढ़ेंगे। तो 77वें संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था, इसके दौरान पदोन्नति आरक्षण का प्रावधान किया गया, और ये 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा परिणामी वरिष्ठता का जो नियम है वो लागू कर दिया था, ठीक है। फिर बात है जो कि उन्होंने ये कहा था, मंडलवाद की जो प्रमुख बात थी कि अनुच्छेद 16(4) इसमें कहता है कि यदि बैकलॉग आरक्षण के कारण आरक्षण की जो अधिकतम सीमा का जो उल्लंघन, अधिकतम सीमा क्या है दोस्तों? 50%, उसका अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 16 का चौथा क्लॉज जो है इसका ख बात करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रावधान 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। फिर इसके बाद में बात करें दोस्तों आपके जो सोलह 6 से पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। परिणामी वरिष्ठता क्या होती है? जैसे अभी हम लोगों ने समझा था इसको,
परिणामी वरिष्ठता, जैसे हम लोगों ने बात की थी कोई जनरल का व्यक्ति है, ठीक है, और ये जैसे हम बात करें 2002 के अंदर नौकरी लगा, ये मानो कि ऐसा ही बना, का बनना है वो काम बना दोस्तों। चलो ऐसा ही ले लो आप, ठीक है, या फिर ग्रेड लगा 2004 में मान लो। अब ये व्यक्ति जो जनरल का है इसको प्रमोशन मिलेगा 8-9 साल में मिलता है ना, तो 8-9 साल की अगर बात करें तो 2002 से 8 साल 2010 में ये व्यक्ति क्या बनेगा, सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो इतने टाइम बात करें तो इससे सीनियर कौन है, ये 2 साल पहले लगा तो ये सीनियर हो गया जनरल वाला, ठीक है, और ये हो गया इसका जूनियर। फिर क्या होता है, इसको 4 से 5 साल में प्रमोशन मिलता है, 5 से 6 साल मान लो, तो ये आपके जो 4 है और 5 साल और 2009 में बन जाता सेकंड ग्रेड। तो पहले ये बन गया, तो इसमें अब सीनियर कौन हो गया, अब सीनियर हो गया एससी वाला। फिर क्या होता है, फिर इसमें आपके जो 5 साल और जोड़ो, 9, 5, 14 में ये बन जाएगा फर्स्ट ग्रेड। और ये कब बनेगा दोस्तों, 2019 में। ये जब तक फर्स्ट ग्रेड बनेगा, ये प्रिंसिपल तक जाएगा, तब तक वो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, पीओ तक चला जाएगा। इसलिए क्या दोस्तों, इसे कहते हैं परिणामी वरिष्ठता। तो परिणामों के अनुसार अगर बात करें तो वरिष्ठ कौन हो गए साथियों, ये एससी वाला हो गया, यानी इसमें ये 2 साल पहले लगा था, तो ये हमेशा के लिए अगर बात करें समानता के रूप में तो ये ही इसमें वरिष्ठ रहता, ये ही इसका सीनियर रहता, लेकिन कम समय के अंदर ये सीनियर नहीं बन गया क्या, है ना। तो इसे कहते हैं आपके परिणामी वरिष्ठता का नियम। तो ये लागू कब कर दिया गया था दोस्तों, परिणामी वरिष्ठता का जो नियम है ये आपके कब लागू किया गया था, 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं एस नागराजन बनाम भारत संघवाद 2006 में पदोन्नति आरक्षण, और दूसरी बात करते हैं बैकलॉग आरक्षण पर परिणामी वरिष्ठता को वैध ठहराया कि ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16 का 5 क्लॉज बात करता है कि राज्य जो है विधि द्वारा किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था हेतु नियोजन के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित प्रावधान कर सकती है। अर्थात ये अनुच्छेद ऐसी बात से राज्य को निवारित नहीं करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 16 का 6 बात करता है, एक बार हम सभी को समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे। सोलह का 6 क्लोज बात करता है कि राज्य जो है आर्थिक रूप से दुर्लभ व्यक्ति यानी ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्ग हेतु अपने अधीन नियोजन में अधिकतम कितना 2% दोस्तों 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके आर्टिकल 17 जो किसकी बात करता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो साथियों इसको हम कल के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। 14 से 18 तक कौन से है जो कि आपके समानता, यहां तक लिखो फिर ले, क्योंकि हमारी क्लास जो एक घंटे की कम से कम हो गई है ना। छेद 16(4) लिखो यहां तक। अनुच्छेद 16(4) के पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। परिणामी वरिष्ठता का नियम पदोन्नति आरक्षण में लागू रहेगा।
पदोन्नति के समय जो हम लोगों ने बात की थी, एक तो जनरल का जो एग्जाम्पल लिया था, जनरल SC/ST का, तो उससे में जो प्रमोशन दिया जाता है आरक्षण में, तो उसमें परिणामी वरिष्ठता का लागू रहेगा। और 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, और इसमें वरिष्ठता का जो नियम लागू कब किया गया, 2001 में, जो 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 16 का जो चौथा क्लॉज है, इसमें ख बात करता है, यदि बैकलॉग आरक्षण के कारण आरक्षण की अधिकतम सीमा का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय में चुनौती बिल्कुल नहीं दे सकते। ये संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। लिख लिया यहाँ तक। अब एक पॉइंट और लिख लो इसमें, एस नागराजन बनाम भारत संघवाद 2006 में पदोन्नति आरक्षण के द्वारा बैकलॉग आरक्षण व परिणाम वरिष्ठता को वैध ठहराया गया। और अनुच्छेद नेक्स्ट लिखो, 16 का 5 क्लोज बात करता है, राज्य जो है विधि के द्वारा किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था हेतु नियोजन के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित प्रावधान कर सकती है। और यह अनुच्छेद जो है ऐसी बात से राज्य को निवारित नहीं कर सकता। राज्य को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, ऐसा काम राज्य कर सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद में 16 का 6 क्लोज बात करता है, राज्य आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति उनके लिए अपने अधीन नियोजन में अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद में हम अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करता है, तो ये हम पढ़ेंगे दोस्तों कल के सेशन में। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। और फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूँ कि ये जो भी PDF हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ी है, बिल्कुल एज इट इज़ PDF आपको बिना किसी कट के बिना किसी करेक्शन के आपको शानदार तरीके से ये पूरी PDF बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड करने को मिलेगी। नायक IAS एकेडमी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो ज्वाइन कीजिए और उसमें PDF को अच्छे से डाउनलोड कीजिए। और प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट निकलवा सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।